धन्यवाद राजीव जी। राहुल गांधी का यह भाषण महाविकास अघाड़ी या इंडिया दल समूह का जो मुद्दा है, पूरे देश भर में जो राहुल गांधी ने बनाया हुआ है, उस मुद्दे की निरंतरता को बनाए रखने की कोशिश है और यह आवश्यक भी है। लोकसभा के चुनाव में जो यह परिणाम आए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, वो बहुमत का आंकड़ा नहीं पार कर सकी, उसमें यह राजनीतिक मुद्दे ही बहुत कारगर थे। चाहे वो संविधान के को खत्म करने का सवाल हो, चाहे आरक्षण का सवाल हो, चाहे दलितों, पिछड़ों और आदिवासी समूह का प्रतिनिधित्व देने का सवाल हो, जाति जनगणना का मुद्दा हो, ये इन्हीं मुद्दों ने ही एक माहौल बनाया था। और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि ये मुद्दे अब उस तरीके से प्रभावी न रह जाए जो लोकसभा के चुनाव में थे। लेकिन राहुल गांधी ने उस अपने मुद्दों को एक प्रभावी तरीके से लोगों के बीच में रखने की कोशिश की है और ये मुद्दे हैं भी। महाराष्ट्र की जो स्थिति है, महाराष्ट्र में चाहे आरक्षण का सवाल हो, मराठों के आरक्षण का आंदोलन सबके सामने है, धनगर बिरादरी का जो आरक्षण का मुद्दा है वो सबके सामने है, विदर्भ के नए राज्य बनाने का जो मुद्दा है, जिसका आश्वासन दे चुकी थी बीजेपी और उसके तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, वह विषय हो। तमाम ऐसे विषय हैं जो लोगों के बीच में महाराष्ट्र में विमर्श में है। उन सभी विषयों को राहुल गांधी ने बड़े प्रभावी तरीके से रखा और ये बात इनको कहनी पड़ेगी। इससे अलग हटना संभव नहीं है और हटना भी नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसकी बात कभी नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी तो केवल उन्हीं की बात करेगी। आज देवेंद्र फडणवीस साहब ने क्या कहा कि राहुल गांधी जो संविधान की कॉपी लिए घूमते हैं उसमें वो लाल रंग का क्यों? सवाल इस बात का है कि जिस प्रकाशक ने उसको छापा है उसने लाल रंग का ही छापा है। जिस प्रकाशक ने उस संविधान की इस कॉपी को छापा है, वह कॉपी उसने गृह मंत्री को भी दिया है, अमित शाह जी को, उसी लाल रंग के कवर के साथ। तो यह आप ये विषय से विषयांतर करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। लेकिन कांग्रेस की अब इंडिया दल समूह की या महाविकास अघाड़ी की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे इन सभी मुद्दों को लोगों के बीच में बनाए रखें। रही बात कि एक स्थिति अभी है कि जो आज सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है अजीत पवार के बारे में, अजीत पवार को तो महाराष्ट्र की जनता पहले से खारिज कर चुकी है। अगर आप देखिए 2024 का लोकसभा का चुनाव वो पहला चुनाव है जिसमें अजीत पवार की लोकप्रियता या उनके साथ जन समर्थन का मूल्यांकन होना था। क्या हुआ? लोकसभा के चुनाव में एक सीट जीती अजीत पवार और 3 से 4% उनको वोट मिला। वो तो दावेदार थे शरद पवार की पूरी वोट की हैसियत के। तो लोगों ने इस डिस्क्लेमर के बगैर लोगों ने उनको खारिज कर रखा है। वह घड़ी चुनाव चिन्ह के उत्तराधिकारी नहीं है और देश के किसी कोने में ऐसा नहीं हुआ कि जिस व्यक्ति ने, जिस राजनेता ने, जिस संगठन ने अपने मतदाताओं को तैयार किया हो, अपने समर्थकों को तैयार किया हो, उसके विरासत को और लेके चला जाए। एक देश के किसी कोने में नहीं हुआ। उसकी विरासत उसी के पास गई है, वो मतदाता और समर्थक उसी के साथ गए जिसके पास विरासत गई है। चाहे आप समाजवादी पार्टी को देख लीजिए और चाहे आप स्टालिन साहब को देख लीजिए, चाहे आप टीडीपी को देख लीजिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो किसी कोई अन्य व्यक्ति उसको लेके चला जाए। अजीत पवार साहब के साथ भी स्थिति यही है। वही स्थिति आप शिंदे साहब की आप देख लीजिए। शिंदे साहब शिवसेना तो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना के समर्थकों को तैयार किया, उनको सोच दी है, उनके सोचने का तरीका दिया। उस बाला साहब ठाकरे की विरासत तो उद्धव ठाकरे के पास है। जब वो राज ठाकरे उस विरासत को नहीं पा सके तो शिंदे साहब कहां से पा जाएंगे? कहां संभव है? 2024 का चुनाव भी आपके सामने है। स्थिति यह है कि महाविकास अघाड़ी अपने मुद्दों के साथ, अपने मुद्दे प्रमुख उनके साथ, और महाविकास अघाड़ी के जो तीनों प्रमुख संगठक हैं, भारतीय जनता कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे, इन तीनों के पास अपना जन समर्थन है। ये तीनों ने अपना जन समर्थन लगातार 14, 19 और 24 के चुनाव में उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है। उनका जन समर्थन घटा नहीं है। कांग्रेस के पास 16 से 18% का मत जन समर्थन है, वो लगातार बना हुआ है, उसमें कोई गिरावट नहीं है। शिवसेना और एनसीपी के टूट के बाद यह आशंका व्यक्त की जा रही थी कि हो सकता है कि इनके समर्थकों में विभाजन हो जाए, विभाजन नहीं हुआ।
जी। अगर 17% मत प्रतिशत था 2019 के चुनाव में शिवसेना के पास, तो लगभग 13% के आसपास उसका बना हुआ है 2024 के भी चुनाव में। तो इनके और वही उसके दूसरी तरफ आप अगर आप महायुति की स्थिति देखिए, तो महायुति के पास जो जन समर्थन है वो बीजेपी के पास केवल है। उस तरह का जन समर्थन ना तो उद्धव ठाकरे, न तो शिंदे साहब के पास है, और न ही अजित पवार के साथ है। अजीत जिस 2024 के चुनाव में शरद पवार की पार्टी 8 विधान लोकसभा की सीट जीत लेती है, वहां जबकि 2019 में केवल 4 सीटें जीती थी, और वहां अजीत पवार साहब को केवल 1 सीट मिलती है, जो कि एनसीपी माने शरद पवार की विरासत के दावेदार बने हुए थे। तो सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद निश्चित रूप से एक परसेप्शन की जो लड़ाई है उसमें अजीत पवार और पिछड़ गए। लेकिन महाराष्ट्र की जनता उनको घड़ी चुनाव चिन्ह का उत्तराधिकारी नहीं मानती जी। इस विभाजन के बाद जो चुनाव हुए हैं उस चुनाव से साबित हो चुका है। इसी और यह जो ताकत है वह ताकत केवल इसलिए है कि इंडिया दल समूह ने या आप महाविकास अघाड़ी इसको कहिए महाराष्ट्र के संदर्भों में, इसने अपने मुद्दों को बनाए रखा। चाहे विदर्भ में किसानों का सवाल हो, आप किसानों के मुद्दों की बात नहीं करेंगे, वहां के कपास उत्पादक किसानों की बात आप नहीं करेंगे, उन्होंने जो वहां के गन्ना उत्पादक किसान उनकी जो समस्याएं हुई उसकी चर्चा आप नहीं करेंगे, और आप केवल ये बात अर्बन नक्सल और संविधान की लाल किताब क्यों है और अर्बन नक्सल कितने हावी हो गए, आप इसकी चर्चा करके इन मुद्दों से आप मोड़ सकते हैं? संभव है क्या ये? राहुल गांधी ने जो बात की, आखिर पिछड़ों की को सशक्त बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया? वो जो बात कर रहे हैं कि सरकार छीनी हुई सरकार है, तथ्य है। सवाल है कि 2014 के अब 2014 के बाद से लेकर के 2024 तक भी आप देखिए ना जी, भारतीय जनता पार्टी को जन समर्थन तो मिला, जन समर्थन लगातार गिरता चला जा रहा है। 122 सीटें 2014 में बीजेपी ने जीती थी, 2019 में घट करके 105 रह गई जी। 2024 का जब चुनाव आया है और जितनी सीटों पर इसकी बढ़त है महायुति की, उसमें कुल 83 विधानसभा क्षेत्रों में उसकी बढ़त दिखाई पड़ रही है। आखिर आपके पास जन समर्थन क्यों घट रहा है? क्योंकि जनता के सवालों के साथ आप जुड़े हुए नहीं है। जनता के जो मुद्दे उसे आप बात करने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी तो बात कर रहे हैं महंगाई की, राहुल गांधी तो बात कर रहे हैं रोजगार की, वो कह रहे हैं कि अगर हम महिलाओं को निःशुल्क बस में यात्रा की सुविधा दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? ये तो बात हो रही है कि जिस महंगाई के कारण से आपके इस राज्य की जनता के ऊपर एक आर्थिक हमले हुए हैं, उस हमले से बचाने की कोशिश है, उसे राहत देने की कोशिश है। वो तो सीधे सीधे लाइन खींच रहे हैं कि जो मोदी जी की सरकार है वो कितने रुपए माफ करती है उद्योगपतियों की, और महायुति की सरकार या इंडिया दल समूह की सरकार किसानों के साथ कैसे खड़ी है। वो ये बताना चाहते हैं कि जो पिछड़े लोग हैं, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हों, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हों, आर्थिक रूप से पिछड़े हों, उनको मुख्य धारा में लाने की क्या योजना है और क्या कार्यक्रम है इंडिया दल समूह के पास? बीजेपी से कोई बात नहीं कर रही है। तो क्या जनता से जुड़े हुए सवालों पे चर्चा किए बगैर आप जन समर्थन की उम्मीद कर सकते हैं? आप उन समर्थकों को अपने साथ जुड़े रख सकते हैं जो आपके प्रतिबद्ध मतदाताओं के साथ जुड़ करके आपको सत्ता में लाते हैं? संभव है ये? बेचैनी इस बात की है, और महाविकास अघाड़ी के लोगों ने बड़े सुनियोजित तरीके से कम जनता से जुड़े हुए सवालों को सामने रखा, और उसपे वो कायम है, उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। ये बात तो लगातार कही जा रही है। आप देख 24 के चुनाव के बाद ही यह बात एक बहुत तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि संविधान के बदलने का जो मुद्दा था वह शिथिल हो गया, जबकि तथ्य नहीं है। राहुल गांधी ने अपनी उस बात को आगे बढ़ा करके यह बताने की कोशिश की है कि हमारे वही मुद्दे हैं जो जनता के सवाल हैं, और उन मुद्दों पे हम कायम हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी जो अभी भाषण दे रहे थे, अभी आप सुन रहे थे स्वाभिमान सभा, ये मुंबई के बांद्रा कुर्ला